कि वो जो एक मिथ है कि जी ये बहुत कोई मुश्किल एग्ज़ाम है, ये ज़हन से निकाल दें। तो CSS का इम्तिहान मैं समझता हूँ कि ये स्किल है, इसका नॉलेज के साथ इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। बेसिकली वो स्किल है, वो आर्ट है कि आपने एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने ख़ुद 2-3 ऐसे क्वेश्चन किए थे लिखे थे जो मुझे नहीं आते थे, लेकिन मैंने उस अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए मैंने वो उस पे अटेम्प्ट किया और मेरे उसमें ठीक ठाक मार्क्स आ गए, जबकि वो क्वेश्चन रिलेटेड था ही नहीं वो जो कुछ मैंने उसमें अपनी वो फनकारी दिखाई थी। ये है CSS की असल हकीकत, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आगे चल के नाज़रीन, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के इजलास में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अमार और आज का जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान सिविल सर्विस का तनकीदी जायज़ा है। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के इजलास में आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ आप तशरीफ़ लें। सईद अख्तर मलिक साहब, इनका तारुफ आपको साथ कराता चलूँ। आपका ताल्लुक़ चकवाल से है। आपने तारीख़ और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में आला तालीम हासिल की है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और आपने सिविल सर्विस को ज्वाइन किया है। आपने 2015 में सिविल सर्विस में एज ए डायरेक्टर जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं और बहुत सारी पोस्टों पर आपने काम किया है। और आपकी शख्सियत में ये भी निखार है कि आप अदब के बहुत करीब हैं। इनकी जो 2 किताबें हैं वो मंज़र आम पर आ चुकी हैं और उन्हें जो है अवार्ड इंटरनेशनल भी मिल चुका है। और सोच के दालान, सोच के दरवाज़े, इनकी 2 किताबें हैं, इनके मुसन्निफ़ हैं। आज का जो प्रोग्राम है इसी हवाले को मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं कि सिविल सर्विस पाकिस्तान की आला तरीन जॉब मानी जाती है CSS के एग्ज़ाम के बाद। CSS का एग्ज़ाम और एक तरफ इनकी जो इब्तदाई तालीम है वो गाँव में है। गाँव से इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, वहाँ से इन्हें कैसे शौक़ पड़ा। तो आज ये पाकिस्तान का जो सिविल सिस्टम है उसके बारे में बताएंगे और इसका एक तनकीदी जायज़ा होगा। आज के इजलास में मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की सदर सबा काज़मी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। आज की सदारत सबा काज़मी साहबा कहेंगी। खुश आमदीद कहते हैं हम आपको। और आज का बाकायदा जो है इजलास शुरू होता है। सीनियर ब्यूरोक्रेट हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत मोहतरम जनाब सईद अख्तर मलिक, उनको हम दावत देते हैं कि आके अपने टॉपिक के ऊपर बात करें। उसके बाद आप लोग जो दिल चाहे आप इनसे सवाल पूछिएगा, हम भी पूछेंगे। फोरम का, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के फोरम का बेहद मशकूर हूँ कि मुझे आज मौका दिया है कि मैं पाकिस्तान सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ गुफ्तगू कर सकूं। जनरली इसके बारे में बड़ी एक मिथ क्रिएट कर दी गई है, सुपीरियर सर्विसेज, मुकाबले का इम्तिहान जी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जी, जबकि इसके मुकाबले में हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर कहीं ज़्यादा इससे ज़्यादा लायक होते हैं। ज़ियाउल हक साहब 1984 में सिविल सर्विस एकेडमी गए थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि जी फ़ौज में तो माज़रत के साथ कि लस्सी होती है, क्रीम तो सारी सिविल सर्विस में आती है। तो ये एक बात सिविल में जो है ना इस तरह की एक क्रिएट कर दी गई है। मैं अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा अपनी बैकग्राउंड बताता हूँ, उसके बाद CSS का एग्ज़ाम, उसका स्ट्रक्चर, उसके ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स जो हैं वो कैसे एलोकेट होते हैं, फिर इसके सिविल सर्विसेज के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और इसकी नेगेटिविटीज़ क्या हैं, और हमारे पास वे आउट क्या है इसका। इन टॉपिक्स में बात करूंगा और आखिर में कोई सवाल होंगे, सवाल जवाब, तो वो भी। मैं बेसिकली उस इलाके से मेरा तल्लुक़ है बल्कि जहां आप यकीन करेंगे कि मैं मैट्रिक तक बकरियां चराता था, गडरिया था, और 7th क्लास में
मैंने पहली दफ़ा टेक्स्ट बुक्स के अलावा कोई किताब देखी थी, और वो मैंने रिसाला नौनिहाल देखा था। 7th क्लास तक मैं ये रिलीजियसली बिलीव करता था कि दुनिया में टेक्स्ट बुक जो हैं वो या कुरानी कायदे जो मस्जिद में पढ़े होते थे, सिर्फ यही किताबें होती हैं। लाइब्रेरी वगैरह या किसी और किताब का कोई कंसेप्ट नहीं था 7th क्लास तक। उसके बाद 9th क्लास में मैंने पहली दफ़ा अखबार की शक्ल देखी, और मैं हैरान हुआ कि ये इतना बड़ा पेपर और इसके ऊपर इतना कुछ लिखा हुआ है, और ये वो सारा, ये वो मेरी बैकग्राउंड। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर मेरे जैसा बंदा 2nd क्लास मेरी बीए करके मैंने CSS का लिया था, और मुझे जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया था तो मुझे उर्दू बोलना नहीं आ रही थी। अभी वो बुकटी इधर बैठे वो बात कर रहे थे। ये मेरा थोड़ा सा ब्रीफली मेरी जो है ना वो बैकग्राउंड है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इसलिए मैंने बताया है कि वो जो एक मिथ है कि जी ये बहुत कोई मुश्किल एग्ज़ाम है, ये जहन से निकाल दें। इसकी मैं एक मिसाल ऐसे देता हूँ कि जी आपको बड़ा नॉलेज है साइकिल का, कि साइकिल के 2 पहिए होते हैं, एक पैडल होता है, एक हैंडल होता है, ब्रेक होती है, और इसके मैकेनिकल डायनेमिक्स ये होते हैं कि यूँ पैडल लगाएंगे तो ये चलेगी, इधर मुड़ेगी, ये वो सारा। ये नॉलेज होने के बावजूद आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं साइकिल चला भी सकता हूँ। साइकिल चलाने के लिए आपको उसके नॉलेज के अलावा स्किल की ज़रूरत है। तो CSS का इम्तिहान मैं समझता हूँ कि ये स्किल है, इसका नॉलेज के साथ इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। बेसिकली वो स्किल है, वो आर्ट है कि आपने एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने ख़ुद 2-3 ऐसे क्वेश्चन किए थे, लिखे थे जो मुझे नहीं आते थे, लेकिन मैंने उस अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए मैंने वो उस पर अटेम्प्ट किया, और मेरे उसमें ठीक ठाक मार्क्स आ गए, जबकि वो क्वेश्चन रिलेटेड था ही नहीं वो जो कुछ मैंने उसमें अपनी वो फनकारी दिखाई थी। ये है CSS की असल हकीकत, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आगे चलें, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा कि CSS के लिए 1200 नंबरों का रिटन टेस्ट होता है, 600 उसमें कंपलसरी हैं और 600 उसमें ऑप्शनल है। कंपलसरी में ये प्रेसी एंड राइटिंग, कंपोजिशन वगैरह, और इस्लामियात है 100 की, जनरल नॉलेज है, एवरीडे साइंस जिसे कहते हैं। एक ऐसे होता है वो 12-14 टॉपिक होते हैं, उसमें से एक पे लिखना होता है 100 का वो, और पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर, ये 600 आपके कंपलसरी हैं। ये 600 आप कंपलसरी करने के लिए आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए कोई भी एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर काफ़ी है। वो अगर आप रेगुलरली पढ़ना शुरू कर दें, आपके कंपलसरी आपके सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, ये आई बिलीव, और बहुत अच्छे कवर हो जाते हैं। बाकी ऑप्शनल है, वो कॉम्बिनेशन है जो आपने ग्रेजुएशन पे और पोस्ट ग्रेजुएशन पे जो भी पढ़ाए जाते हैं वो आपके पास चॉइस होता है कि आप उनमें से सेलेक्ट कर लें। तो कितना आसान हो गया, 50% आपने सिर्फ इंग्लिश पेपर पढ़ा है, आपका CSS 50% आपका क्लियर हो गया। 50% थोड़ा सा आप जो सब्जेक्ट आपने ख़ुद पढ़े हैं उनको थोड़ा सा रिफ़ाइन कर लें, वेरी इजी। अब रह जाते हैं 300 इंटरव्यू के मार्क्स। वो भी ज़ाहिर है कि इंटरव्यू लक होती है, चांस होता है। मैं उसमें एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग एक मिसाल कोट करता हूँ जो फैक्ट है। यही 1984 के बैच के जिसने टॉप किया था CSS में, होतियाना नाम है उसका, उसके इंटरव्यू में 300 में से 300 मार्क्स आए। ये एक रिकॉर्ड था कि जी कैसे किसी कैंडिडेट को आप 3 आउट ऑफ 300 में से 300 मार्क्स दे दें। उसने टेक्निक क्या इस्तेमाल की,
इस पे बड़ी एकेडमी में बात हुई है, काफ़ी अभी भी डिस्कशन होती रहती है। उसने ये किया था, उस वक़्त फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो जनरल अतीकुर रहमान थे। उसने देखा कि जनरल अतीकुर रहमान के शौक़ क्या हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसने कोई 1-2 किताबें लिखी थी, उसने वो किताबों को जैसे कहते हैं ना घोटा लगा लिया उसकी किताबों का। और उसके 2 शौक़ थे, कुत्तों का और घोड़ों का। उसने इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। अब एक इंटरव्यू में एक आर्ट ये होता है कि आप अपने किसी सेंटेंस में एक फीलर छोड़ते हैं ताकि वो जो इंटरव्यूअर है वो आपकी उस तरफ आ जाए। ये एक आर्ट है, आप जो सीनियर हैं इसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो वो घोड़े की तरफ उसने फीलर छोड़े मुख्तलिफ सवालों के जवाब में, तो जनरल अतीकुर रहमान के कान खड़े हो गए और उसने घोड़ों के ऊपर सवाल करने शुरू कर दिए। और इतनी डिस्कशन हुई इस घोड़ों के ऊपर कि जी दुनिया के फ़लाने ख़िते में इस नस्ल के घोड़े हैं, इस नस्ल के घोड़े हैं। हत्ता कि डिटेल में ये बात आई कि जी घोड़े की जो लीद होती है उसकी केमिकल कंपोजिशन में अगर ये एलिमेंट हों तो बताएं कि कौन सी घोड़े ने वो खुराक खाई है, वो किस एरिया का वो घोड़ा है। तो उस होतियाना ने उसका भी जवाब दिया, तो वो बड़े हैरान हुए। उसके बाद एक आखिरी सवाल जो बनाया गया कि ये शायद सबसे मुश्किल सवाल है घोड़ों से मुतल्लिक, कि घोड़े की आइडियल दुम की लंबाई कितनी है। अब ये बज़ाहिर बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन मुश्किल ये है कि हर एरिया के घोड़ों के साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि जी घोड़े की ये आइडियल दुम की इतनी लंबाई होनी चाहिए। तो उसका जो जवाब होतियाना ने दिया था, इतना ज़बरदस्त जवाब दिया था। उसने कहा कि इट शुड बी 6 इंच अबव द ग्राउंड लेवल। चाहे वो घोड़ा छोटा है चाहे बड़ा है, जो भी है, उसकी दुम 6 इंच ग्राउंड से ऊपर होनी चाहिए। तो वो सारे देवराल स्टन है, उसको उन्होंने 300 के 300 मार्क्स दिए उसको। वो जब एकेडमी गया, बंदा वहाँ एक्सपोज हो जाता है कि कितना ये नॉलेजेबल है, कितना स्कॉलर है, जिसने इतने ज़्यादा मार्क्स लिए थे। पता लगा क्वाइट ऑर्डिनरी, कोई इतना बड़ा कैलिबर नहीं, कोई इतना बड़ा टैलेंट नहीं, लेकिन ये उसके पास आर्ट था जो मैं पहले जिसके मैं जिक्र कर रहा था कि बेसिकली एग्ज़ाम जो है रिटन भी और जो ज़बानी भी, ये एक आर्ट है। आपको स्किल आनी चाहिए, आप बड़े आराम से मैनूवर कर सकते हैं अच्छे नंबरों के लिए। अच्छा, CSS में जब आप अपीयर होते हैं तो उसके बाद इसके जो पासिंग मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के वो 40% हैं, लेकिन आपका एग्रीगेट जो है वो 50% होना चाहिए मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स हैं। इसके बाद आपके वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और इंटरव्यू होने के बाद एलोकेशन होती है आपकी उस मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से। उसमें आपका चॉइस होता है, वो आपको एक परफॉर्मर देते हैं। 12 ग्रुप हैं CSS में। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, ये पास सर्विस, बल्कि जिसे पहले DMG कहते थे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, आजकल उसका नाम है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पास। पुलिस जनरली, तीसरी जो है वो कस्टम, फॉरेन सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट्स, इनकम टैक्स, कॉमर्स एंड ट्रेड, रेलवे, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट, और ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप और पोस्टल सर्विस। जनरली जो लोगों का पहला चॉइस होता है वो या पुलिस होता है या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हुई है जिसके डिप्टी कमिश्नर वगैरह और जो AC वगैरह जो है ना, ये लोग होते हैं।
बड़ी एक हैरत की बात यह है कि जो देहात से जिनका ताल्लुक है वो पुलिस को टॉप पे रखते हैं, जिनका शहरों से ताल्लुक है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को या फॉरेन सर्विस को वो प्रेफर करते हैं। और बदकिस्मती से सबसे लीस्ट प्रेफर्ड ग्रुप जो है वो पोस्टल सर्विस है। लेकिन ये हर एक का चॉइस होता है। हमारे एक कुलीग थे जिनको फॉरेन सर्विस मिली थी, उन्होंने वो फोरगो कर दिया और उसकी बजाय उन्होंने पोस्टल सर्विस ऑप्ट कर ली थी। सिंध के हैं वो, तो ये भी एक चॉइस है, किसी की अपनी मर्ज़ी है। तो ये जनरली ये जो 12 ग्रुप हैं, आपकी जब मेरिट बनती है तो प्रोविंस के हिसाब से इसका कोटा है। 7.5% इसकी ओपन मेरिट होती है, 50% पंजाब का कोटा है और 19.5% सिंध का कोटा है। जो फर्दर उन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है कि रूरल का अलग है और अर्बन का अलग है। तो यानी टोटल सिंध का 19.5 है और केपीके के 11.5 है गालिबन। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान वगैरह इनका 4% है। हाँ, बलूचिस्तान का 6% है। आबादी के हिसाब से पहले 5% था, लेकिन उसको थोड़ा इनकरेज करने के लिए, चूँकि वो ज़्यादा पसमानदा सूबा था, तो इन्होंने उसको 6% कर दिया है। और आज़ाद कश्मीर का जो है ना वो 2%। इसमें 10% जो है वो ख़वातीन का कोटा है। वो उन्हीं जो प्रोविंस का कोटा है उसी के अंदर से उनको एडजस्ट किया जाता है, उनको अलग से कोटा नहीं है, लेकिन उन्हीं में से उनको। अब आप एक ने CSS टॉप किया है तो उसका जो पहला चॉइस होगा उसको वो मिलेगा। उसने अगर फॉरेन सर्विस को कहा है कि जी मुझे ये मेरा पहला चॉइस है, पुलिस अगर उसने कहा है, अगर जो भी इसी तरीके से मसलन पुलिस की 3 वैकेंसीज़ हैं और जो पहले 4 कैंडिडेट हैं, सब ने अगर कहा है कि जी हमें पुलिस चाहिए, तो जो चौथे नंबर पर होगा उसको पहला चॉइस नहीं मिलेगा, उसको दूसरा चॉइस मिलेगा। ये एलोकेशन का एक तरीक़ाकार है उसका। ये सारा ये तो CSS का ओवरऑल स्ट्रक्चर का वो मैं आपको ज़िक्र किया मैंने आपसे। अच्छा, अब बात यह है कि सर्विसेज में फ़र्क क्या है, ये क्यों पुलिस में जाना चाहता है, क्यों कोई कस्टम में जाना चाहता है, क्यों कोई इनकम टैक्स में जाना चाहता है। ये चॉइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी साइकी के मुताबिक है, हमारी वो मेंटेलिटी है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ज़्यादातर देहात के लोग जो वहाँ से कैंडिडेट आते हैं उनका पहला चॉइस पुलिस होगा, ज़्यादातर का। इसकी वजह यह है कि वहाँ खड़पेंची टेरर है, थानेदार का, पुलिस स्टेशन का वो एक एनवायरनमेंट है वहाँ पे। तो फॉरेन सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है, लेकिन ये बदकिस्मती से तीसरे चौथे बल्कि 5वें 6ठे नंबर पे भी आती है। ये चॉइस नहीं होता लोगों का। सिंध के जो हैं कैंडिडेट वो बहुत इसको नीचे लेकर चले जाते हैं, वो नहीं प्रेफर करते हैं कि जी वो प्रदेश, आप बेहतर जानते हैं कि एक सिंध वालों का एक मसला है कि वो गांव से निकलते हैं, वो अपने आप को परदेसी समझते हैं, होम सिकनेस उन्हें बहुत ज़्यादा होती है उनको, तो वो उनकी ये प्रेफरेंस नहीं होती। फिर कुछ लोग समझते हैं कि नहीं ये सारी ज़िंदगी बाहर रहना पड़ेगा, तो वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कि ठीक है वहाँ बड़ा उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, बड़ा ऑनर मिल रहा है, मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन उनको देख कौन रहा है इधर पीछे। तो ख़ानदान में भी तो आपने, रिश्तेदारों में भी तो एक खड़पेंची दिखानी होती है। ये भी हमारी एक साइकी है बेसिकली। अच्छा, कस्टम और इनकम टैक्स, और ये कस्टम भी दूसरे तीसरे पे चौथे पे जनरली, सिवाय पैसे के और कोई कंसिडरेशन नहीं है। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। जिसका भी ये चॉइस है साफ नज़र आता है कि ये पैसा कमाने के लिए, करप्शन के लिए, और इसी तरह इनकम टैक्स भी। ये वो हमारे मैं समझता हूँ बदकिस्मती है हमारी कि नाम तो सुपीरियर सर्विसेज
लेकिन अपने वेस्टेड पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये सारी स्ट्रगल करते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सीएसएस क्यों करता है बंदा? आपको पता है कि एक टीचर को भी ग्रेड 17 की वही तनख्वाह है, एक डॉक्टर है उसकी भी वही तनख्वाह है, इंजीनियर की भी वही तनख्वाह है। तनख्वाहों का 17 से लेकर ग्रेड 22 तक कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसे हैं, आलमोस्ट एक जैसे पर्क्स और फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन इंसान की फितरत क्या है? एक शख्स के पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो उसकी अगली ख्वाहिश पावर होती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जिस शख्स के पास भी पैसा होगा उसकी अगली ख्वाहिश यही होगी कि मेरी खड़पैंची हो, मेरी बात सुनी जाए, मेरी हाकमियत हो, मैं डोमिनेट करूं लोगों के ऊपर, मैं हुक्मरानी करूं। अब सीएसएस के साथ यही मामला है कि लोग इसलिए करते हैं कि उन्हें, हालांकि नौकरी तो ग्रेड 17 की टीचर को भी उतनी ही मिल रही है, वो बेसिकली पावर के लिए आते हैं। और हमारे यहाँ आपको पता है कि एक डिप्टी कमिश्नर की क्या पावर है, एक पुलिस का एसपी है उसकी क्या पावर है, उसके सामने उसके साथ बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा, बहुत काबिल बैठा होगा, इंजीनियर होगा, कंप्यूटर साइंस में होगा, हम किसे रेस्पेक्ट देंगे? आप सारे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि हम उस डॉक्टर को, उस लेक्चरर को, उस इंजीनियर को, उस सोसाइटी के और किसी बंदे को वो रेस्पेक्ट नहीं देंगे जितनी हम उनको देते हैं। ये है हमारी ओवरऑल सोसाइटी का अलमिया। इस पूरी सीएसएस क्या है? एक, मैं तो, मुझसे अगर पूछें तो मैं कहता हूं कि दिस इज एब्सोल्युटली अ फॉल्स प्राइड। फॉल्स प्राइड है ये सारा, लेकिन हमने इसे एक रियलिटी बनाई हुई है। और हमारे अपनी जो कंस्टेंट हैं, जो हमारे अपने मसाइल हैं, हम उनको चाहते हैं कि हम ओहदे के ज़रिए अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान को, अपने इलाके को मरूब करें, उन पर रौब जमाएं। वही अथॉरिटेरियन, वही पावर, बेसिकली वो चीज़ है, दूसरे को इम्प्रेस करना। हालांकि आप खिदमत खल्क करके, डॉक्टर जो है वो ज़्यादा खिदमत खल्क कर रहा है, लेकिन उससे उसके ख़ानदान वाले इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं उससे। ये एक इसका एक एस्पेक्ट है। फिर फ़ायदे की जहाँ तक बात है, नो डाउट आपको सोसाइटी में बहुत रेस्पेक्ट मिल जाती है। आप जहाँ भी मूव करते हैं आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, आपको प्रोटोकॉल भी मिल जाता है। जिस दफ्तर आप जाते हैं आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपका काम भी हो जाता है आराम से। रेस्पेक्ट आपने अर्न कर ली है। उसके बाद आपको बाहर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलते हैं, वहाँ आप आला तालीम हासिल कर लेते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी शायद यहाँ मुश्किल होती है, लेकिन गवर्नमेंट के बिहार पे आपको अच्छी यूनिवर्सिटियों में वहाँ पे कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। वहाँ आप एक और दुनिया से मुतारिफ़ होते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ लर्न करते हैं, और वापस आके जो अच्छे लोग हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं उनकी अच्छी बातों को, और वो डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। ये एक इसका दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरा ये है कि इससे जो हमारे प्रोविंसेस हैं इनके अंदर इंटीग्रेशन का जो एलिमेंट है वो ये सीएसएस अफसर बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, क्योंकि सारे मुख्तलिफ़ प्रोविंस से आए होते हैं। एक कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो
वहाँ जो बेसिक ट्रेनिंग हो रही होती है, उसमें इन सब को इस तरीके से आपस में 1 साल उनको रखा जाता है, उनके अंदर ब्रदरहुड इतनी ज़्यादा क्रिएट की जाती है कि बलोची है, सिंधी है, पंजाबी है, पख्तून है, वो आपस में भाइयों की तरह एक कॉमरेडशिप उनके अंदर, कंपेनियनशिप उनके अंदर पैदा होती है। और बाद में ये बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि जी मेरा फ़लाना बैचमेट है, फ़लाना है, फ़लाना है। फिर एक सिंध वाला जो है वो सोचता है कि पता नहीं हम कितने महरूम हैं, वो वहाँ से उसकी जब पोस्टिंग ट्रांसफ़र यहाँ किसी पंजाब के पसमानदा ज़िले में होती है तो वो रियलाइज़ करता है कि नहीं, हम तो आलमोस्ट 19-20 का फ़र्क है, एक जैसे ही हैं। बलूचिस्तान में जब यहाँ पंजाब का वो एक ऑफिसर जाता है, उसको वहाँ की महरूमियों का पता लगता है, उसके दिल में एक नर्म गोशा पैदा होता है कि ये भी हमारी तरह इंसान हैं लेकिन ये महरूम हैं। इसी तरह KPK के लेकर, यानी ये सारे इनकी इंटर प्रोविंशियल इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती रहती है, जिससे इनका वो मेंटल होराइज़न जो है वो बढ़ता है इनका। और वो जो तंग नज़री, वो जो एक मुतअस्सिब सोच जो होती है, उससे ये थोड़े बालातर होके फिर एक बेहतर पोजीशन में होते हैं कि ये पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ये एक CSS का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है ना, ये मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। अब मेरा ख़्याल है कि इसकी हम नेगेटिविटी पे अगर आ जाते हैं तो शायद वो ज़्यादा हैं। एक ब्यूरोक्रेसी के नाम से एक हेट्रेट सी एक क्रिएट होती है। वो तो वैसे हर साहिब इक़्तिदार के साथ ये मामला होता है। आप अगर गांव के चौधरी हैं तो वहाँ का जो कमी है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो नफ़रत तो ज़रूर करेगा। जब वो ख़ुद कुछ नहीं कर पाता तो ये वो ज़रूर करना शुरू कर देता है। बजाय इसके कि वो मेहनत करें, वो जेलस होना शुरू हो जाते हैं। और ये एक चीज़ है कि आप ब्यूरोक्रेसी में जब आते हैं तो इस तरह एक ख़ास रवैये को सामने कोई नहीं बात करेगा, लेकिन एक पीठ पीछे आप कह लें, वो इस तरह एक बात ज़रूर होती रहती है। बल्कि आपके बाज़ रिश्तेदार कुछ तो फ़ख्र कर रहे होते हैं, कुछ ये कह रहे होते हैं कि जी वो बड़ा मगरूर हो गया है, वो ऐसा हो गया है, वो किसी को बंदे को बंदा नहीं समझता, वो ऐसा है, फलाना है, ढमकाना है। ये इसका आपको फेस करना पड़ता है। अच्छा, फिर इसकी सबसे एक जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक बात की जाती है कि जी रेड टेपिज़म, ये इसका बायस हैं ये लोग, और ये काफ़ी हद तक बात सही है। रेड टेपिज़म क्या है? रेड टेपिज़म ये है कि एक फ़ाइल एक ऑफिसर के पास आई है, उसने उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देनी है, नोट लिखना है और फॉरवर्ड करना है अपने हायर अफसर को। अब वो फाइल को लेके बैठ जाता है। दो उसकी वजूहात हो सकती हैं, या तो ये है कि उसके पास वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कैपेबल नहीं है कि वो जो इशू उसके सामने आया है उसके ऊपर जो उसने अपनी कैंडिडेट ओपिनियन देनी थी वो नहीं दे पा रहा। हालांकि एक पूरी मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट उसके पास है, सोर्सेज बहुत हैं उसके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, किसी से मशवरा करने के, लेकिन वो अपनी नाअहली की वजह से वो नहीं कर पाता। डिले, इस वजह से भी फाइल उसके पास यानी वो पड़ी हुई है। दूसरी मैलाफाइड इंटेंशन है कि जी जिनका इंटरेस्ट है उस फाइल में, जब तक वो मुझे अप्रोच नहीं करेंगे ये पड़ी रहे। वकास बैठे हुए हैं, बेहतर इस चीज़ को समझते हैं। जब तक कि कोई आएगा, अप्रोच करेगा, उसके साथ मुखमुखा करेगा, वो जिसे कहते हैं ना पहिए लगाना फाइल को, वो पहिया नहीं लगेगा उसको। ये रेड टेपिज्म जो है ना, बेसिकली ये एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ी लानत है।
और ये काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी हद तक सही है। तीसरा इसके साथ जो है कि पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे ब्यूरोक्रेट ये प्ली लेते हैं कि जी हम डिलीवर नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, कि हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। और काफ़ी हद तक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है इसमें हमें जितनी भी एग्जेक्टिव की पावर हैं वो सारी पार्लियामेंट से हम डिराइव करते हैं। और पार्लियामेंट का आपको पता है चीफ एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका प्रेरोगेटिव है पोस्टिंग ट्रांसफ़र विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, वो किसी को जहाँ मर्जी वो कर सके। ये कोई फिक्स नहीं है कि नहीं जी उसको पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ऊपर उसके हाथ बंधे हुए हैं, नहीं, वो अपनी चॉइस का जिधर मर्जी करे। और यही चीज़ फिर आगे ट्रिकल डाउन करती है जो मिनिस्टर होते हैं उनके पास भी। वो मिनिस्टर देखता है कि मेरे डिपार्टमेंट में कौन सा जो ऑफिसर है वो मेरी बात मानेगा, मेरे हुक्म की तामील करेगा। मिनिस्टर ने 5 साल लगाने हैं, वो जितना इन्वेस्ट करके आया है एक पॉलिटिकल कैंपेन के थ्रू अपने हलके में जो उसने खर्च किया है, वो डेफिनेटली वो कोई खिदमत के जज्बे के साथ नहीं आया, वो उससे दुगना उससे ज़्यादा कमाने के चक्कर में है। बहुत ही रेयर एक्सेप्शंस आर देयर, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जनरली मोस्टली उनका यही मोटो होता है। अब वो एक अफसर अपनी चॉइस का कैसे कि जो उसकी बात को मानेगा, उसकी करप्शन का हिस्सा बनेगा, उसको वो लिक्रेटिव उसको वो पोस्ट जो है ना वो उसको मिल जाएगी। और यहाँ ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी वाले भी इसमें गद्दे अंडे होते हैं, डेफिनेटली वो सरेंडर कर जाते हैं उनके सामने, उस पार्ट का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक हमारी इस ब्यूरोक्रेसी का एक भयानक, मैं कहता हूँ कि ये एक एस्पेक्ट है इसका। आइडियली तो ये होना चाहिए कि नहीं जी करप्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बड़ा आसान है कहना, लेकिन हम क्यों एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से एक तवक्को रखते हैं कि जिसको आपने बड़ा एक हाई पेडेस्टल पे उसको रखा हुआ है और वो सिर्फ तनख्वाह जिसमें बहुत मुश्किल है गुजारा करना, उसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, वो इतने या तो बहुत कोई मजबूत करैक्टर का हो, जो ऐसे थे मैंने खुद देखे हैं ऐसी सर्विस में, अपनी सर्विस में, कि जो ऐसे थे कि वाकई जिन्होंने ठुकराई हैं बड़ी बड़ी ऑफर्स को। हमारे अपने एक यहाँ अगर पंजाबी के एक शायर नजमुल हसन साहब का आपने नाम सुना होगा, वो कंट्रोलर थे मिलिट्री अकाउंट्स में, वो वैगनों पे आते थे। महमूद लोधी साहब एक एजी थे, अकाउंटेंट जनरल पंजाब, वो साइकिल पे आते थे और वो साइकिल आके दफ्तर में जिस जगह खड़े करते थे तो वहाँ का जो चौकीदार था वो उनको बुरा भला कहता था कि बाबा तुम यहाँ साइकिल ना खड़ी किया करो, इसको जाके उस स्टैंड में जाके खड़ी करके आओ। और बड़े अरसे तक उसने नहीं बताया कि मैं एजी हूँ इस ऑफिस का। इतने इतने बड़े ऐसे ऐसे फ़कीर दानिशमंद और मैं आफरीन है ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन खाल खाल अब ऐसी टेम्पटेशन ऐसा ऐसा इस नौजवान नस्ल में भी इतनी ज़्यादा आ रही है कि अब जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनता है वो पहले से ही उसके ज़हन में होता है कि जी मैंने बहुत पैसा कमाना है, इसलिए कि सोसाइटी भी पैसे वाले को ज़्यादा इज्जत देती है। ये बड़ी एक और इसका बैड असर है इसका। इसका वे आउट क्या है? ये तो इसके थे नेगेटिव पॉइंट। हम इस दलदल से बाहर कैसे आ सकते हैं? क्या ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहे? ये जो बातें मैंने सारी अर्ज़ की हैं, हम उसी सिस्टम का हिस्सा बने रहे हम?
डेफिनेटली हमें एक कहीं ना कहीं से तो चेंज लानी पड़ेगी। अगर हम किसी के को करैक्टर को, उसकी इंटेग्रिटी को एकदम ठीक नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास इसके थोड़े से और अल्टरनेटिव मौजूद हैं। एक अल्टरनेटिव ये है कि हम ऑफिसेज में पेपरलेस एनवायरनमेंट क्रिएट करें। पेपरलेस, सारा डिजिटल जिसे कहते हैं, कि ऐसी एनवायरनमेंट जैसे आप नादरा का और ऐसे आप वहाँ देख रहे होते हैं, सारा कुछ जो है ना कंप्यूटराइज है। ये एक तरीका है ताकि चीज़ें स्पीडीली, एक सिस्टम उनको प्रोसेस करे उसको सारा। दूसरा ये है कि डिस्क्रिशनरी पावर ये ख़त्म की जाए या मिनिमम कर दी जाए। किसी अफसर के पास ये इख्तियार ना हो कि जी वो किसी का टैक्स इतना बन रहा है तो वो इतना कम कर दे, किसी का जी ये फलाना FIR है तो वो मर्ज़ी है जी मेरी वो दर्ज हो या ना हो। ये जो इख्तियारात हैं ये मिनिमम इनको, मैं साउथ कोरिया गया विज़िट पे, वहाँ हमें उन्होंने प्रेजेंटेशन दी रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर। मैं हैरान हुआ कि पूरे मुल्क में एक दफ्तर था और उन्होंने बताया कि यहाँ पे टैक्स रिटर्न फलाना 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 इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। जितनी भी वहाँ पूरे मुल्क में ट्रांजैक्शन होती हैं, हर आदमी की जो उसकी इनकम होती है, उसकी जो एक्सपेंसेस होते हैं, साल के बाद उनका जो सेंट्रल ऑफिस है वहाँ से एक रिपोर्ट जनरेट होती है, हर आदमी के घर पहुँच जाती है कि जी ये आपके साल की इतनी आमदनी थी, ये आपके इतने एक्सपेंसेस है, ये आपकी इतनी इनकम, इसके ऊपर इतना टैक्स ये है ना। इसमें अगर कोई कमी बेशी है तो वो आके आप हमें बता सकते हैं। यहाँ तो ये बिल्कुल उलट है। तो ये इसलिए वहाँ पे वो आपको पता है कि ये पेपर करेंसी आलमोस्ट यूरोप में है और तरक्की याफ्ता मुल्कों में ख़त्म हो गई है, सारा थ्रू क्रेडिट कार्ड। आप UK जाएं और वहाँ 50 का ये पाउंड का नोट निकालें तो वो दुकानदार खौफज़दा हो जाता है कि भाई इतना बड़ा नोट, सबसे बड़ा नोट वहाँ 50 पाउंड का है। तो वो दुकानदार झिझकता है, वो लेने से आलमोस्ट इनकार करता है वो, कि ये पता नहीं किस चक्कर में मुझे जो है ना ये दे रहे हैं। वहाँ सारा कुछ उन्होंने इस तरीके से कर लिया। तो वही जो मैंने बात की है कि जी एक पेपरलेस एनवायरनमेंट क्रिएट करें, डिस्क्रिशनरी पावर ख़त्म करें, तो शायद इस मुल्क में ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो एक दबा लगा हुआ है ये शायद दूर हो जाए। तो मुझे इतना कुछ अर्ज करना था। अगर आपके जहन में कुछ सवाल हैं तो मोस्ट वेलकम। जी जी। पहला तो ये कि आपने सारा बहुत अच्छा बताया मैरिज का। सर जिस तरह डॉक्टर्स के बच्चे जब डॉक्टर बनते हैं तो उनको थोड़ा सा वो कोटे में नरमी मिलती है, ये 40 के बच्चे जब जाते हैं उनको भी मिलती है। तो क्या एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा जब ब्यूरोक्रेसी में आता है, टेस्ट क्लियर करता है, उसको कितने % मिलता है? क्या चीज़ मिलता है? थोड़ा सा नरमी मिलती है कि एक ब्यूरोक्रेट का बच्चा जो होता है, हाँ, उसको कितने % वो पेरेंटल फेवर मिलती है? कोई फेवर नहीं मिलती। वो आम बच्चों की तरह ही बिल्कुल इस तरह का कोई कोटा, कोई इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल किसी को कोई पता ही नहीं होता कि किसका बेटा है और कौन है ये। बिल्कुल एब्सोल्यूट मेरिट है और सिर्फ मार्क्स के ऊपर है। यस बिल्कुल।